Okay, start. We will start from next lecture, that is lecture number 8. The course content of these lectures are run to failure management, preventive maintenance management. Then we will move to role of maintenance organization, elements of preventive maintenance, important steps for establishing a preventive maintenance program, and then at last we will discuss operational management. Let's start run to failure management. As you know that from its name, that run to failure, that is the logic of run to failure management is simple and straightforward. As you know that whenever a machine breaks, then you will fix it. Uh, if it is not broken, don't fix it. Method of maintaining plant machinery has been a major part of plant maintenance operations since the manufacturing first manufacturing plant was built and on surface sound reasonable. मतलब ये है कि रन टू फेलियर मैनेजमेंट कहते ही इसी है कि जब तक सिस्टम फेल ना हो, ब्रेक ना हो, उस वक्त तक जो है वो चलता रहे. एंड इफ अपॉन देयर फेलियर्स आर ब्रेक डाउन, देन you will have to take steps in order to bring it into a operable conditions. That is actually run to failure management. रन टू फेलियर, जब तक मशीन फेल नहीं होती आप उसको चलाते जाओ. ठीक है ना. जब वो फेल हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, फिर उसके बाद जो है उसको आप फिक्स करो. इसमें अगर आप देखें तो ये कहता है कि a plant using run to failure management does not spend any money on maintenance until a machine or system fails to operate. Run to failure is a reactive management technique that waits for machine or equipment failure before any maintenance action is taken. So actually you have to wait for the failure of machines. Till that you don't have to perform any maintenance activity. After the failure of the system, then you have to go back to the perform maintenance activities. It is in truth and a no maintenance approach of management. एक्चुअली ये आपको बता रहा है कि ये एक नो मेंटेनेंस अप्रोच है मैनेजमेंट की, जिसे हम कहते हैं रन टू फेलियर मैनेजमेंट. और आपके इस पे जो है कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, क्योंकि मशीन स्मूथली ऑपरेट कर रही होती है और उसके दौरान आपने कोई भी एक्शन नहीं करना होता मेंटेनेंस के लिहाज से. सो दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मनी. ठीक है. इट इज आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट. और अगर देखा जाए तो ऑन अदर हैंड ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, क्योंकि जाहिर है जब आप वेट करते हो कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हो, ठीक है ना, तो फिर जाहिर है उसको फिर आपने ठीक करने में या रिपेयर करने में उसका टाइम भी लगेगा. आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी सारी बंद रहेगी. यू हैव टू पे योर वर्कर्स और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं. सो दैट आल्सो most expensive methods of maintenance management. Few plants use a true run to failure management policies. In almost all instances, plants perform basic preventive tasks, i.e., for example, lubrication, machine adjustments, and other adjustments. जैसे कि आपको पता है कि ज्यादातर जो है वो प्लांट्स जो है उसमें बेसिक प्रिवेंटिव एक्टिविटी होती है, जो कि आपको मैंने बता दी है, लुब्रिकेशन मशीन. बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे इदारे हैं जो कि रन टू फेलियर मैनेजमेंट फिलॉसफी पे अमल करते हैं. ठीक है ना. बट मे बी उनकी अपनी कोई रिस्ट्रिक्शन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी दूसरे फैक्टर्स हो जिनको मद्देनजर रखते हुए वो रन टू फेलियर को मेंटेनेंस को अप्लाई करते हैं. However, in this type of management, machines and other plant equipment are not rebuilt nor any major repairs made until the equipment fail to operate. तो वही बात कि रन टू फेलियर इन्वायरमेंट में कोई भी आपकी जो मैनेजमेंट है, ये मशीन्स है या इक्विपमेंट है, कोई भी आप उसमें कोई रिपेयर नहीं करते, उसको दोबारा रिबिल्ड नहीं करते जब तक कि उसमें कोई फेलियर ना हो. ठीक है ना. सो दैट इज शॉर्ट. अगर मैं इसको कहूँ तो रन टू फेलियर का मतलब ही ये, जब तक वो फेल मशीन या सिस्टम या प्लांट जब तक वो फेल नहीं होता, आप उसमें किसी किस्म की भी कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी ना करें. और चूंकि आप इस पे कोई एक्टिविटीज नहीं करते, तो इसके आप
को इन टर्म ऑफ मनी सेविंग भी होती है, बट ऑन अदर हैंड अगर आप इसको देखा जाए तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी है लॉन्ग टर्म में, कि अगर आपकी मशीनरी या प्लांट में कहीं फॉल्ट आ जाता है, सो वो आपको किस 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 तरह जो है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको रन टू फेलियर मैनेजमेंट की? आसान है। यस ओके, सर, क्लियर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मेजर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद रन टू फेलियर मेंटेनेंस मैनेजमेंट। कौन कौन से एक्सपेंसेस मेजर एक्सपेंसेस हैं जो कि अगर आप रन टू फेलियर मेंटेनेंस मैनेजमेंट को फॉलो करें तो वो आपको यू कैन एक्सपेक्ट दिस एक्सपेंसेस। The major expenses associated with this type of maintenance managements are: the first one is high spare parts inventory cost, the second one is high overtime labor cost, the third one is high machine downtime, and the fourth one is low production availability. Now we will discuss one by one. High spare part inventory cost, किस तरह आपकी हाई स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री कॉस्ट होगी? जब आप रन टू फेलियर मेंटेनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है आप वेट करते हैं फेलियर का, कि जब तक वो फेल ना हो। सो अगर फेल का आप इंतजार करते हैं तो आप उसके साथ साथ उसकी स्पेयर पार्ट्स और दूसरी सारी चीजें, नेसेसरी जो चीजें हैं जो कि उस प्लांट में या सिस्टम में यूज हो रही हैं, तो उसका आप एक हाई स्पेयर पार्ट जो है वो अपनी इन्वेंट्री में आप रखेंगे, जिससे आपकी स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री कॉस्ट जो बढ़ती जाएगी। आल्तो आप उसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो इन्वेंट्री में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जाहिर है फेलियर, रन टू फेलियर पे आप बिलीव कर रहे हैं कि जब तक ये टूट ना जाए, तो उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव चीजें पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब चीजें टूटेंगी तो आपके पास इन्वेंट्री में होगी, तो आप बर वक्त जो है वो उसे ठीक कर पाएंगे, सिस्टम को, उसको अपनी फंक्शन में वापस ला सकेंगे। तो जाहिर है उस प्लांट्स में, मशीन में या किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि उसमें यूज होती होंगी। सो यू हैव टू kept your inventory with all the spare parts that are relevant to that plant or system. So in case जब आप ये सारे स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीजें आप रखोगे तो आपकी उस इन्वेंट्री को बरकरार रखने के लिए, उसके लिए आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो आपको वो चीजें इन्वेंट्री में रखनी होगी। जबकि अगर ऑन अदर हैंड अगर आप देखें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को, तो क्या है, आप उसकी देखभाल करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस होती है उसकी, बाकायदा उसमें लुब्रिकेशन, एडजस्टमेंट वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और आप उसकी एक स्केजुअल टाइम के साथ साथ मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो उससे ये छोटी मोटी कॉस्ट तो उसमें आ जाती है, बट अल्टरनेट ये है कि उस सिस्टम की जो है लाइफ भी बढ़ती है, परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, ठीक है ना। जबकि रन टू फेलियर में आप फेलियर का वेट करते हैं, फेलियर के बाद ही आप कुछ एक्शन लेते हैं कि उसको रिपेयर किया जाए। सो उसके लिए आपके पास हाई इन्वेंट्री होनी चाहिए, दैट विल आल्सो रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट। ठीक है, तो दूसरा है हाई ओवर टाइम लेबर कॉस्ट। जाहिर है जब आप रन टू फेलियर पे आप फिलॉसफी पे अमल करेंगे, ठीक है ना, तो आपके जो प्लांट में अगर ब्रेकडाउन आती है, कहीं पे मसले आते हैं, एक छोटी चीज की वजह से पूरे आपको प्लांट को ओपन करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि एक छोटी चीज की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो आपको लेबर जो है वो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसको ठीक करने में, उसको ऑपरेट करने में, अपनी कंडीशन में लाने में काफी सारा टाइम लगता है, जो कि आपकी लेबर कॉस्ट को भी इंक्रीज करती है। जाहिर है यू हैव टू पे योर लेबर फॉर एक्स्ट्रा टाइम जो वो लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे हाई ओवर टाइम जो है वो लेबर का भी लगता है, जिससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। द थर्ड वन इज हाई मशीन डाउन टाइम, दैट इज द सिंपलेस्ट वन, एज यू नो दैट whenever a machine will be down, so that will not produce any parts, ठीक है ना। तो जिससे उसकी जो मशीन डाउन जितना बंद रहेगा उसका डाउन टाइम ज्यादा रहेगा, और जब डाउन टाइम ज्यादा रहता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, उल्टा आपके जेब से कॉस्ट इन टर्म ऑफ लेबर और सारी चीजें जो है वो आप सर्विसेज की कॉस्ट, उसको रिपेयर करने की कॉस्ट, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। सो जितना मशीन हाई डाउन टाइम ज्यादा होगा तो आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दैट इज आल्सो मेजर फैक्टर associated with run to failure maintenance. And the fourth one is low productivity
प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी, जब आपकी डाउन टाइम ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी लो होगी. सो दीज आर द फोर मेजर expenses that you must be kept in your mind while adopting the run to failure maintenance management. Since there is no attempt to anticipate maintenance requirement, a plant that use true run to failure management must be able to react all to all possible failure within the plant. तो जाहिर है जब आप run to failure पे अमल करते हैं तो you have to be clear about all the possible failures within the plant, कि किसी किस्म का भी उसमें फेलियर आ सकता है और उसके लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स अल्टरनेटिव रखनी होंगी. दिस रिएक्टिव मेथड ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट फोर्सेस द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू मेंटेन एक्सेसिव स्पेयर पार्ट्स. जाहिर है जब आप रन टू फेलियर अडॉप्ट करोगे तो जब आपके जहन में होगा कि सारी पॉसिबल फेलियर्स हैं, so you have to maintain extensive spare parts inventory that includes spare machines. अल्टरनेटिव आपकी जो मशीन है उसके आपने एक अलग स्पेयर मशीन्स लगाई हुई है, अलग एक फैसिलिटी लगाई हुई है कि अगर ये ब्रेक डाउन आती है तो हम प्रोडक्शन ना रुके तो हमारे पास ये चीज हो या आपके पास पड़ी हो, और एटलीस्ट major components of all critical equipment in the plant. The alternative is to rely on equipment vendors that can provide immediate delivery of all required spare parts. एक दूसरा अल्टरनेटिव इसका ये भी है कि अगर आपके पास ये मशीन्स या जो अल्टरनेटिव इन्वेंट्री में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो ये है कि फिर आपने एक वेंडर्स जो कि आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो उसके साथ आपने कांटेक्ट बरकरार रखने हैं, ठीक है ना, और उस जो चीज आपको रिक्वायर्ड हो आपने क्विकली उसको ऑर्डर दे और वो इमीडिएटली आपको जितने भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो डिलीवर करे. बट ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच है लेकिन उस तरह का इफेक्टिव नहीं है जिस तरह के अगर आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा हो, बिकॉज whenever you approach vendors and put your order and during the delivery much of the time is wasted, ठीक है ना. so but that is एक अल्टरनेटिव है कि अगर आपके पास इतने अमाउंट में पैसे नहीं है और आप इन्वेंट्री को नहीं मेंटेन कर सकते, so that is for this alternative way is for you that you can use this choice as well. Even if later is possible, premiums of expected delivery substantially increase the cost of repair parts and downtime required for correcting maintenance. क्योंकि जब आप अल्टरनेटिव इस मेथड पे अमल करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी के चार्जेस भी आप पे आते रहेंगे, ठीक है ना. जब आप क्विक सर्विस चाहते हो इमरजेंसी में तो जाहिर है आप उसकी आपको डिलीवरी चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ जितना भी आपका डाउन टाइम आ रहा है दरमियान में तो वो एज वेस्ट जा रहा है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है ना. सो ये आपको कॉस्ट करती है. जिस तरह आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए हुए हो तो आपके पास देखें तो आम मेल सर्विस भी है, लेकिन आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप टीसीएस या एनी जो लेपर्ड सर्विस है कोई भी सर्विस है उस पर आप जाके कॉस्ट पे करते हैं ताकि आपका टाइम जो है बच जाए और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक तरीके से महफूज तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वहां पहुंच जाए. तो आपको मेरे ख्याल में ये चार जो पॉइंट्स हैं अगर आपको याद हो बुलेट फॉर्म में, सो यू कैन राइट मच मोर अबाउट these points, that these are the major expenses that are associated to run to failure maintenance management. Clear? Yes sir, clear है. अच्छा, लेक्चर मुश्किल नहीं है, इतना आसान है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है ना. अच्छा, to minimize the impact on production created by unexpected machine failure, maintenance personnel must be able to react immediately to all machine failures. तो जब आप नहीं चाहते कि आपकी प्रोडक्शन पे कोई असर पड़े या आपकी प्रोडक्शन या डाउन टाइम ज्यादा रहे और प्रोडक्टिविटी आपकी कम रहे, तो उसके लिए आपको एक किस्म का आपको क्विक होना चाहिए और क्विक रिएक्शन आपको देना चाहिए सिस्टम को अगर फेलियर आता है. जब आप क्विक एक्शन दे पाएंगे तो आपका कम से कम डाउन टाइम उस पे लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इतनी इफेक्ट नहीं होगी. द नेट रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्टिव टाइप ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज हायर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस मशीनरी.
Analysis of maintenance cost indicates that a repair performed in reactive or run to failure mode will average about 3 times the same as repair made within schedule or preventive mode. Scheduling the repairs provide the ability to minimize the repair time and associated labor cost. जाहिर है आपको पता है कि चूंकि फेलियर होता है और उसके बाद डाउन टाइम ज्यादा होता है, उस पे एक एनालिसिस भी की गई है जो कि आपको एक एवरेज बताती है कि जो रन टू फेलियर मूड का जो एवरेज टाइम है, ठीक है ना, वो 3 टाइम्स हायर है। किससे हायर है? इससे हायर है कि आप एक स्केजुअल या प्रिवेंटिव मूड करें। जिस तरह आप एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, आप मशीन के दौरान कहीं पे कोई अलाइनमेंट आ गई, कहीं पे एडजस्टमेंट आ गई, कहीं पे लुब्रिकेशन वगैरह वगैरह, तो उस पर भी टाइम लगता है। बट ये जो चीजें हैं, ये स्केजुअलिंग रिपेयर जो है, ये मशीन की आपको मैंने बताया था कि लाइफ पीरियड जो है वो इनहेंस भी करती है, ठीक है ना। आल्तो इस पे भी टाइम लगता है, लेकिन जब फेलियर होता है तो उस पे जो है वो अबाउट 3 टाइम्स या उससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो है उसके रिपेयर टाइम उस पे जाया होता है, ठीक है ना। सो स्केजुअलिंग द रिपेयर प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू मिनिमाइज द रिपेयर टाइम एंड एसोसिएटेड लेबर कॉस्ट। अगर आप स्केजुअलिंग करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, उससे रिपेयर टाइम भी कम होता है। और चूंकि मशीन के सारे पार्ट्स आप चेक करते हैं, एक आपका एक स्केड्यूल होता है, आप उस पर राउंड लगाते हैं। जो मेंटेनेंस पर्सनल है या मैनेजर है, ये जो बंदा है, वो बाकायदा उसको एक्टिविटीज देखता है कि मशीन की कंडीशन क्या है, कौन कौन सी जगह पे रिपेयर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है वो आपके रिपेयर टाइम को भी कम करती हैं और उससे आपके लेबर कॉस्ट भी कम आता है। क्योंकि जब आपकी जो फेलियर होगी तो उस पर आपका लेबर लगेगा, चाहे वो एक छोटे प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है ना। तो स्केड्यूलिंग या रिपेयरिंग वर्क पे करने से जो है वो आपका टाइम भी, रिपेयर टाइम भी रिड्यूस होता है और उससे उसकी कॉस्ट भी कम होती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स द मीन ऑफ रिड्यूसिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपीडाइटेड शिपमेंट एंड लॉस प्रोडक्शन। ये एक तरीके से आपको जो आपकी शिपमेंट है, एक्सपीडाइटेड शिपमेंट है, जिसको आप बहुत क्विकली चाहते हो या इमरजेंसी में आपको चीज रिक्वायर्ड हो, तो उस पे जाहिर है आप अगर एक चीज आपको 10 रुपए में मिलती है और आपको क्विकली चाहिए तो उसके लिए आप 100 रुपए भी देते हो, 200 भी देते हो। तो इसी तरह आपको जो एक्सपीडाइटेड शिपमेंट्स है, जो तेजी से आपको रिसीव हो, इमरजेंसी में आपको रिसीव हो, तो उसकी कॉस्ट फिर बढ़ती है, ठीक है ना। तो जब आप रिपेयर स्केड्यूलिंग करते हो और रिपेयर की स्केड्यूलिंग करते हो या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करते हो, तो इससे आपकी जो है शिपमेंट कॉस्ट, जो आपको इमरजेंसी शिपमेंट कॉस्ट है, वो भी कम होती है और आपकी प्रोडक्शन की जो लॉस है वो भी कम होती है। क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती। नाउ कमिंग टुवर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट। पहले हमने पढ़ा था रन टू फेलियर, अब है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नो हाउ है, बट वी विल एक्सप्लेन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस is a maintenance that is regularly performed on a piece of equipment to lessen the likelihood of its failing, ठीक है ना। आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक रेगुलरली टास्क होता है, एक रेगुलरली एक एक्टिविटी होती है जो कि आप किसी भी मशीन पे, सिस्टम पे या प्लांट पे परफॉर्म करते हो ताकि उसमें फेलियर के चांसेस कम से कम आए। It is performed while equipment is still working so that it does not break down unexpectedly। और ये हमेशा जो है वो आप इक्विपमेंट रन की पोजीशन में होते हैं, उसी वक्त ही आप परफॉर्म करते हैं ताकि आपका जो मशीन या सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन, अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक डाउन ना हो। There are many definition of preventive maintenance, but all preventive maintenance management program are time driven। चूंकि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और आपको पता है ये भी मेंटेनेंस की एक जो एक्टिविटीज है, स्केड्यूलिंग, इस पे भी टाइम लगता है। बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपकी जो सिस्टम को स्मूथली रन करती है। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वेरी
varies greatly. Some programs are extremely limited and consist of lubrication and minor adjustment. More comprehensive preventive maintenance program schedule repair, lubrication, adjustment, machine, and rebuild of all critical machinery in plants. Uh, अगर हम लाइट वर्जन को लें इसकी, तो उसमें उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरी करती है. अगर लाइट है, जैसे अगर उसको हम बहुत ही आसान अल्फाज में कहें तो सिर्फ लुब्रिकेशन और छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है ना. और अगर हम इसको कंप्रिहेंसिव या डिटेल में देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी एक वास्ट फील्ड है, जिसमें आपको सबसे पहले स्केजुअल्स करने पड़ते हैं रिपेयर्स. आपके पास जब जितनी भी सारी वो आती हैं, मतलब एक्टिविटीज हो रही होती हैं, आपको मशीनों को पता हो रहा होता है कि यहाँ यहाँ मशीन है, इसमें ये पार्ट्स लगे हुए हैं, उनकी अपनी टाइमिंग, जो वारंटी है या उसमें जो चीजें लगी हुई है वो कितना यूज हो रही हैं और कितने टाइम एक्सपेक्टेड है कि ये यूज होती रहेंगी, ठीक है ना. तो ये छोटी मोटी चीजें सारी देखना, फिर स्केजुअल रिपेयरिंग का स्केजुअल करना कि कितने टाइम बाद किस चीज को रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें रिपेयर की जाएंगी, कहाँ लुब्रिकेशन देनी है, कितने टाइम बाद किस किस चीजों की एडजस्टमेंट करनी है. तो ये सारी की सारी छोटी चीजों से लेके क्रिटिकल मशीनरी की पार्ट को रिबिल्ड करना, ये भी जो है वो कंप्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आती है. The common denominator for all of these preventive maintenance program is scheduling guideline. All preventive maintenance program assume that machine will degrade within a time frame typical of its particular classification. जो इसमें मेन अहम चीज है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, जो कि सबसे ज्यादा अहम है, वो है स्केजुअलिंग गाइडलाइन. क्योंकि आप जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो तो खुद से नहीं करते, बकायदा उसकी स्केजुअलिंग होती है और एक गाइडलाइंस होती है कि इस पार्ट को आपने इतने टाइम बाद, इतने वक्त बाद जो है वो उसको चेक करना है, इसकी लुब्रिकेशन चेक करनी है, इसके बेल्ट की कंडीशन, अगर उसमें जो जितने भी पार्ट्स हैं, सिर्फ बेल्ट नहीं, जस्ट जितने भी पार्ट्स हैं उसको देखना है. और फिर आपने उसकी टाइम टू टाइम जो है वो उसको मेंटेन करना है, उसमें जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं उसको ठीक कंडीशन में रखना है. तो ये सारी की सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आती हैं. और आपको पता है कि इसमें जो लास्ट लाइन दी गई है, ऑल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम assume that machine will degrade within a time frame typical of its particular क्लासिफिकेशन. और सबको पता है कि जो है एक मशीन की अपनी एक लाइफ है जो कि वक्त के साथ साथ डिग्रेड होती जाती है, ठीक है ना. बट उस कंडीशन को रखते हुए आप चूंकि चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है इफेक्टिवली काम करे और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी भी डैमेज ना हो, तो आप उसके साथ साथ उसकी बाकायदगी से स्केजुअलिंग तरीके से रिपेयर करते रहते हैं, ताकि वो अपनी एक्यूरेसी भी ना खोए और आपके सिस्टम को स्मूथली रन करता जाए. क्लियर? Yes, sir, clear है. अच्छा. Too many maintenance organization continue to pride themselves on how fast they can react to a catastrophic failure or production interruption rather than on their ability to prevent this interruption. ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात पे फख्र करती हैं कि किस तरह एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर, जो कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर मींस जो कि एक सडन फेलियर आ जाता है या एक बहुत खतरनाक फेलियर आ जाता है, तो बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे फख्र करती हैं कि वो कितने जल्दी इस कैटास्ट्रोफिक फेलियर को रिएक्ट करती हैं, कितनी जल्दी उसको ठीक कर पाती हैं, ठीक है ना. रेदर देन ऑन देयर एबिलिटी टू प्रिवेंट दिस इंटरप्शन, बजाय इसके कि वो इस फेलियर को आने ही ना दे, ठीक है ना. वो फख्र करती है कि हमने भाई जी फलाना फेलियर हो गया था, एक बहुत बड़ा मेजर फेलियर था और हमने इसको इतने टाइम के अंदर रिपेयर कर दिया, ठीक है ना. तो अपनी एफिशिएंसी, इन टर्म ऑफ अपनी एफिशिएंसी शो करना चाहते हैं कि हम बहुत तेज हैं. बट ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन ये है कि ये फेलियर क्यों आया है, क्यों, ये किसकी वजह से आया है, क्यों आया है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे. उन चीजों को एड्रेस करने की बजाय वो इन चीजों पर फख्र करते हैं कि हाउ दे फास्ट आर टू दिस कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ठीक है ना. While few will admit their continued adherence to this breakdown mentally, most plants continue to operate in
दिस मोड। जबकि कुछ है जो कि अपनी उसको देखते हैं कि फेलियर्स क्यों आए, क्या क्या वजह थी, क्यों ये फेलियर नहीं होना चाहिए था, या उनको पता होता है कि इस तरह की फेलियर एक्सपेक्टेड है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही एहतियाती तदाबीर या जो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ह्यूज फेलियर्स या जो सडन फेलियर्स जो हैं उस पे आ जाती हैं। जिस तरह अगर आप देखें हमारे उसको PIA का भी आपने देखा था, जहाज जो है उसका अगर आप ले लें, तो हम लोग जो है वो इन चीजों की तरफ नहीं शो करते कि किस तरह एक ब्रेकडाउन को, क्या वजूहात थी, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम नहीं देखते। हम बस जो है वो एक सिस्टम के थ्रू आप कह ले कि उसको फॉलो सही तरीके से नहीं करते। हर बंदा जो है अपने काम में एक डंडी मारता है। रिसेंटली मैं इसी के हवाले से मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि जो कि PIA का ही एक जहाज था, पता नहीं गालिबन बहुत साल पहले कहीं वो जो है वो किस जगह से लोगों को लेकर जा रहा था, मैं कंट्री का नाम भी भूल गया, एक डॉक्यूमेंट्री थी। तो पूछ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे, उस पे टीम बनी थी कि क्यों जो है वो ये इस तरह के जहाज का जो क्रैश हुआ था, क्योंकि उस मुल्क में ये विद इन 2-3 मंथ्स ये दूसरा क्रैश था। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या वजह है। मेरे ख्याल से नेपाल था। तो फिर उन्होंने काफी वो डॉक्यूमेंट्री चलती रही। आखिर में बस एक वजूहात उन्होंने फिर प्लेन क्रैश का पूरे रिकॉर्ड सब कुछ करने के बाद आखिर में उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो टावर के साथ वो इन कांटेक्ट थे और जो पायलट था, तो 2 पायलट बैठे हुए थे, तो एक बोल रहा था, दूसरा अमल कर रहा था। तो एक ने गलत बोला, दूसरे ने भी उस पर अमल किया, चूंकि सुनने की वजह से या जो भी वजह है, ठीक है ना। बट उसकी वजह से उन्होंने वो एल्टीट्यूड्स को, उसके जहाज को थोड़ा 1000 फीट ऑलमोस्ट कम रखा। उन्होंने 11,000 बताया, इन्होंने 10,000 समथिंग रखा, जिससे जहाज का जो एल्टीट्यूड है वो कम हो गया और वो लैंडिंग के करीब ही था कि उसके आगे एक अनएक्सपेक्टेड एक पहाड़ आ गया, जिससे वो टकरा के क्रैश हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि चेक करना चाहते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया, ठीक है ना, या वो उनको पता होते। ये तो चले एक एग्जाम्पल सी थी, लेकिन बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने सिस्टम के बारे में पता होता है कि इस तरह की फेलियर्स आ सकती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द फेलियर्स। Contrary to popular belief, the role of maintenance organization is to maintain plant equipment, not to repair it after a failure. कुछ पॉपुलर बिलीफ ये है कि आपका जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ये है कि वो सिस्टम को मेंटेन रखे और उसको फेलियर के बाद रिपेयर ना करे, बल्कि उससे पहले ही इस तरह के प्रोसेसेस या स्केजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करें ताकि वो फेल ना हो। The mission of maintenance in a world-class organization is to achieve and sustain optimum availability. ये कुछ मेंटेन वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंटेनेंस की अचीव के पॉइंट्स हैं जो कि वो अचीव करना चाहते हैं, या उनका मकसद ये है कि मेंटेनेंस इसलिए की जाती है ताकि ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी हो मशीन की, सिस्टम की, ठीक है ना, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस रिसोर्सेज हो, आपके जो मेंटेनेंस के रिसोर्सेज हो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, ठीक तरीके से यूज हो, ऑप्टिमम इक्विपमेंट लाइफ उसकी बढ़े, ठीक है ना, मिनिमम स्पेयर इन्वेंट्रीज हो, और एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली। तो ये हर एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन का एक एम यही है कि वो ये सारी चीजें अचीव करें। अगर ये वो सारी चीजें अचीव नहीं करती तो मेंटेनेंस जो है उनकी, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इतना कोई खास फिर रोल नहीं बचता। इन सब पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी। आपको पता है कि अवेलेबिलिटी है कि वो मशीन या प्लांट या सिस्टम जो है वो आपकी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो। सो द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट इन पार्ट डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड देयर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। जाहिर है प्रोडक्शन सिस्टम के लिए
प्लांट्स के सारे पार्ट्स और उसकी सारी ऑक्सिलरी जो रिक्वायर्ड हैं इक्विपमेंट्स उनका होना जरूरी है. द प्राइमरी फंक्शन of maintenance organization is to ensure that all machinery, equipment and system within the plants are always online and in good operating condition. I think इसमें कोई इतना मसला नहीं है. The second thing is optimum operating conditions. Availability of critical process machinery is not enough. सिर्फ जो मशीनरी है उसका होना ही जरूरी नहीं है, ठीक है. टू इंश्योर एक्सेप्टेबल प्लांट परफॉर्मेंस लेवल, द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग in machineries, equipment and systems so that they will be continuously in optimum operating condition. Minor problems, no matter how slight, can result in poor product quality, reduced production speed or affect other factors that limit overall plant performance. मतलब ये है कि सिर्फ मशीनरी का होना जरूरी नहीं है ताकि वो परफॉर्म करे और आपको आउटपुट दे. उस मशीनरी का या उस सिस्टम का ठीक तरीके से इस्तेमाल, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको उस पैरामीटर्स पे ऑपरेट करना भी जो है वो एक अहम हिस्सा है. अगर आपके कोई भी एक सिस्टम में कहीं भी माइनर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, सो वो जो है वो एक आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्शन की स्पीड भी कम हो सकती है. कोई भी एक छोटा मोटा जो प्रॉब्लम जो है, लेट्स से आपके बेल्ट या अलाइनमेंट जो है शाफ्ट की उसमें कई मसला आ गया, तो वो आप प्रोडक्ट जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा. तो मशीन के अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसको उसके ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन पे, या लेट से आपकी एक मशीन है जो कि एक 3000 आरपीएम पे चल रही है और उसे आप मतलब और भी ज्यादा कम स्पीड पे चलाते हैं या उससे ज्यादा स्पीड पे चलाते हैं, तो भी जो है दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. The third one is maximum utilization of maintenance resources. आप मेंटेनेंस रिसोर्स को भी एक इफेक्टिव तरीके से या अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ये भी आपके जो है वो एक मिशन है मेंटेनेंस को अच्छा करने का, ठीक है. इन वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग बजट इन मोस्ट प्लांट. In addition to appreciable percentage of total plant labor budget, the maintenance manager in many cases control the spare parts inventory, authorize the use of outside contract labor, and requisition millions of dollars in repair parts of replacement equipment. Therefore, one goal of maintenance organization should be effective use of these resources. इसका शॉर्ट मतलब ये है कि मेंटेनेंस के आपको बताया गया था पहले ही लेक्चर्स में कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास एक बजट एलोकेट होता है और उस बजट के अंदर रहते हुए ही और शी हैज टू परफॉर्म ऑल द मेंटेनेंस एक्टिविटी, जिसमें आपके पास लेबर बजट आ जाता है जो जिससे आपको तनख्वाहें देनी पड़ती है. मेंटेनेंस मैनेजर या मेंटेनेंस मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री. उसको सारा पता होता है कितनी चीजें यूज हुई हैं, कितनी चीजें ऑर्डर करवानी है, ठीक है. अगर कहीं पे जो है वो इमरजेंसी वर्क है तो आपको आउटसाइड लेबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, उनको भी पे करना पड़ता है. और बहुत सारी जो है रिपेयर्स इन टर्म ऑफ डॉलर्स चूंकि बात हुई है, तो बाहर मुल्कों में सारा डॉलर्स का सिस्टम है, तो वो डॉलर्स जो है वो रिपेयर्स में यूज होते हैं इन टर्म ऑफ कह लें पार्ट्स आप खरीद लें या रिप्लेस करते हैं कोई इक्विपमेंट वगैरह. सो वर्कर्स को फिर टास्क देना कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उन पर नजर रखना कि कहीं वो काम चोरी तो नहीं कर रहे, अपने काम से हटकर दूसरे काम पे तो नहीं लगे हुए, जो कि टाइम यूटिलाइज करना है. ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेंटेनेंस रिसोर्सेज में आती है और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करना जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है. अगर आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है मेंटेनेंस रिसोर्सेज की, सो दैट इज अ गुड स्टेप इन योर डिपार्टमेंट और सेक्शन. The fourth one is optimum equipment life. जाहिर है एक बेसिक एम मेंटेनेंस का है भी यही कि वो मशीन की जो है वो लाइफ को ऑप्टिमाइज करे. One way to reduce maintenance cost is to extend the useful life of plant equipment. जाहिर है प्लांट की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है और आप मेंटेनेंस करते हैं और आप उसको 10 साल तक ही ले जाएं तो भी एक बहुत बड़ा गोल आप अचीव करते हैं, ठीक है ना. तो इसका मकसद ये है कि उसकी यूजफुल लाइफ की जो प्लांट की जो है लाइफ उसको इनहेंस किया जाए, ठीक है, ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो. मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंट
program that will increase the useful life of all plant assets. The fifth one is minimum spare inventory. The reduction in spare inventory should be a major objective of maintenance organization. However, reduction cannot impair their ability to meet goals 1 to 4. ये कह रहा है आप मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद ये भी है कि वो आपकी स्पेयर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी इन्वेंट्री को भी रिड्यूस करे. ये एक अहम गोल है जो कि एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट द रिडक्शन इम्पेयर्स देयर एबिलिटी टू मीट गोल्स 1 to 4. लेकिन ये आप कम से कम स्पेयर पार्ट रखना तो ये जो है वो ये इम्पेयर नहीं हो सकते. ये उसका मुतबादिल आप कह सकते हैं नहीं हो सकता कि आप जो है प्लांट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें, प्लांट के ऑप्टिमम कंडीशन को इंश्योर करें और मैक्सिमम क्या था थर्ड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस रिसोर्स. सो आपने इन्वेंट्री फिर भी रखनी है, सही है ना, लेकिन कोशिश हो कि आपकी कम से कम, क्योंकि आप बाकायदा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो कर रहे हैं, आप रूटीनली चेकअप और विजिट्स कर रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज के आपके प्लांट की लाइफ जो है वो इनहेंस हो, ठीक है ना. सो विद द प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी दैट आर available today, maintenance can anticipate the need of specific equipments or part far enough in advance to purchase them on as needed basis. तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो आप एंटिसिपेट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे या उनका टाइम गुजर चुका है और वो परचेज करने हैं. सो आप उसको फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेंट्री जो है वो उस पर ह्यूज कॉस्ट नहीं आता. एंड द लास्ट वन इज एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली, जो कि एक अहम चीज ये है कि आप जो सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है उसमें कई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर आता है, क्विक फेलियर आता है, इमरजेंसी फेलियर आता है. सो हाउ मच यू आर फास्ट, ठीक है ना. अगर आप चीजों को सुस्त तरीके से करते जाओगे तो जाहिर आपका डाउन टाइम बढ़ता जाएगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी. सो नॉट ऑल कैटास्ट्रॉफिक फेलियर कैन बी अवॉइडेड. जाहिर है ये इमरजेंसी फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो किसी टाइम भी आ सकता है. इंसान है, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं, कहीं पे कुछ ऐसी चीज एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका ध्यान नहीं होता और वहीं पे कहीं पे फेलियर आ जाती है. सो आप इन फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू ट्राई योर बेस्ट टू मिनिमाइज द फेलियर्स. Therefore, maintenance organization must maintain the ability to react quickly to unexpected failure. Clear? यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? सर क्लियर है, इजी है. अच्छा, एक मिनट थोड़ा दरमियान में मैं जरा पानी पीता हूँ यार, मेरा गले में खुश्की आ गई, दर्द शुरू हो गया, ठीक है ना. तो मैं पानी पीता हूँ फिर आता हूँ 1 मिनट. ओके जी, आगे मूव करते हैं. शुड वी मूव? यस सर. ओके, आवाज मेरी आपको ठीक आ रही है ये बताएं जरा पहले. यस सर, बिल्कुल क्लियर है. अच्छा, फिर है एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. कौन कौन से एलिमेंट्स है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, जिसमें इंस्पेक्शन है, सर्विसिंग है, कैलिब्रेशन है, टेस्टिंग है, अलाइनमेंट है, एडजस्टमेंट है और इंस्टॉलेशन है. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और इसके हर एक स्टेप में हम पढ़ेंगे किस तरह ये हेल्प करती है हमें इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर्स. Inspection, the first one element of preventive maintenance. Periodic inspection or periodically inspecting material item to determine their serviceability by comparing their physical, electrical, mechanical characteristic to expected standard. आपके पास चूंकि मशीन की अवेलेबल फ्रेश मशीन जो हो या जो न्यू
सिस्टम आपके पास अवेलेबल हो, तो उसके आपके पास ऑपरेटिंग कंडीशंस और ये सारी परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। और चूंकि आप यूज कर रहे हैं उनको, तो आपको पता भी चलता है कि ये हमें ये इस किस्म के प्रोडक्ट्स के आउटपुट दे रही है, ठीक है ना। सो आप पीरियडिकली इंस्पेक्ट करते हो, या चाहे वो मटेरियल हो या सिस्टम हो, चेक करने के लिए कि ये अपनी काम ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। उनका फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी उसको आप एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो और चेक करते हो कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग परफेक्टली और नॉट, ठीक है ना। तो ये इंस्पेक्शन जरूरी होता है, और यहीं से हमें पता चल जाता है अगर कहीं पे कोई फॉल्ट हो या कहीं पे कोई सिस्टम ठीक तरीके से अपनी रिक्वायर्ड फंक्शन ना परफॉर्म कर रही हो, ठीक है ना। तो हम फिर जो है स्टेप्स परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दोस फॉल्ट्स। सो द फर्स्ट, द बेसिक element of preventive maintenance is inspection. Servicing, cleaning, lubricating, charging, preservation, etc. of items, material periodically to prevent the occurrence of incipient failures. फिर आप ये सर्विसिंग प्रोवाइड करते हो, कहीं पे आप क्लीनिंग करते हो, लुब्रिकेशन करते हो, कहीं पे आप कोई मटेरियल चेंज करते हो, बेल्ट हो गया, नट लूज हो गया, खराब हो गया, छोटी मोटी चीजें, ठीक है ना। इन सारी चीजों को इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फेलियर्स, आप ये सर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम कहते हैं सर्विसिंग, विच इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द थर्ड वन इज कैलिब्रेशन। चूंकि आप कोई भी मशीन, सिस्टम या कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीशन वो नहीं रहती जो कि एक न्यू प्लांट की या सिस्टम की या मशीन की या इक्विपमेंट की रहे, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेशन का आपको अंदाजा होगा चूंकि आप फाइनल ईयर में है, तो ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होता है, उससे हम रीडिंग लेते हैं और उसकी रीडिंग्स को फिर हम कंपेयर करते हैं जो आपकी जो फिजिकली आपके जो सिस्टम या मशीन या जो भी आपका इक्विपमेंट है वो चल रहा होता है, तो उसकी रीडिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसमें हम एरर्स और ये सारी चीजें मालूम करते हैं और फिर उसमें ये इसको सिस्टम को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। जितना मुझे कैलिब्रेशन का अंदाजा है, तो हम अपनी जो है वो रीडिंग्स लेते हैं और उन रीडिंग्स को जो है प्लॉट करते हैं विद जो है आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, और फिर आपको वो रीडिंग्स या जो आपका डेटा होता है उस डेटा से फिर आप उसका एक कर्व निकालते हैं, और वो कर्व आपको एक इक्वेशन देता है, और उस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना, जो आपके पास आ रही हैं, तो वो आपको फिर करेक्टेड वैल्यू देता है, तो इसको हम फिर कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ व्हिच इज सर्टिफाइड स्टैंडर्ड with known accuracy to detect and adjust any discrepancy in the accuracy of material parameter being compared to established standard value, ठीक है। Fourth one is testing. Periodically testing or checking out to determine serviceability and detect electric mechanical related degradation. आप वक्तन वक्तन उसकी दरमियान में टेस्टिंग भी करते हो कि ये चीजें सही तरीके से परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं। अगर उसमें वो कोई भी इक्विपमेंट चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती, तो आप फिर जो है वो उसको रिपेयर करते हो या उसमें आप जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। Alignment, making changes to an item specified variable for a purpose of achieving optimum performance. ये भी एक जो है वो एलिमेंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, जिसमें आप चेंजेस करते हो किसी भी आइटम की, चाहे आप वो जो एक दूसरे के साथ अलाइन ना हो या कहीं पे कोई मसला आ रहा हो, तो आप उसको जो है वो एज पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ठीक करते हो, अलाइन करते हो। सो ये भी जो है आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट, पीरियडिकली एडजस्टिंग स्पेसिफाइड वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल फॉर पर्पस ऑफ अचीविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। आप पीरियडिकली एडजस्टमेंट करते हो कुछ वेरिएबल्स की, एलिमेंट्स की या मटेरियल्स की, ठीक है ना, और वो एक खास टाइम के आपने उसमें स्केड्यूलिंग की होती है कि इतने टाइम बाद जो है वो इसको ठीक करना है या इसकी सर्विसिंग करनी है, यहाँ पे इतने टाइम बाद जो है ये एक एक्टिविटी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू
run the system smoothly. So that is adjustment. थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट करते हो, नट बोल्ट टाइट कर दिए, इस तरह की एक्टिविटीज जो है एडजस्टमेंट में आती है. इंस्टॉलेशन, periodic replacement of limited lifetime items, or these item experiencing time cycles are where degradation to maintain the specified system tolerance. तो इस एक इंस्टॉलेशन भी जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक एलिमेंट है, जिसमें ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि अपनी लाइफ टाइम पूरी कर चुके हों, या उनकी आपको टाइम पता है कि लिमिटेड लाइफ है, एक इसमें एक महीना चलना है, 2 महीने चलने हैं, आल तो वो रन कर रहे हैं, बट आप अपने सिस्टम को एक फेलियर से बचाने के लिए जो है उसको दोबारा रिप्लेस करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं. तो ये जो है ये सारे जो है एलिमेंट्स है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के. क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? नो सर. अच्छा, बंदे तो मेरे ख्याल से 6 हो गए, 5 हो गए. एक मिनट, हाँ 4 है. एक मिनट, कहाँ गए हम? ये 1 2 3 4, ठीक है, वही 4 बंदे. अच्छा, लेट्स मूव टू another slide. Characteristic of plants in need of good preventive maintenance program. वो प्लांट जिन्हें एक अच्छे जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की जरूरत है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं किसी भी प्लांट में जिसे देखते ही आप पहचान जाए कि इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की जरूरत है. जिस तरह हम कहते हैं हमें कोई बीमारी हो ना, तो हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत है. वो कौन सा डॉक्टर है? लेट से मुझे कोई एक तकलीफ है, ठीक है ना, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये मसला है, तो जब वो आप सुनते हैं तो आप कहते हैं यार इसको तो फलाने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या इसको ये चीजें करनी चाहिए क्योंकि इसमें ये खूबियां हैं या खराबियां आई हैं, ठीक है ना, तो यही बंदा जो है उसको ठीक कर सकता है, तो फिर आप डॉक्टर रेफर करते हैं. तो इसी तरह कुछ प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख के ही आपको पता चल जाता है कि दैट दे नीड गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. जिसमें सबसे फर्स्ट है लो इक्विपमेंट यूज ड्यू टू फेलियर. वो प्लांट या वो सिस्टम या वो इक्विपमेंट जो के कम यूज हुआ हो ड्यू टू फेलियर्स, कि उसमें फेलियर्स बार बार आ रही हो और उसकी जो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो उसको लाइफ को भी ना पूरा कर पा रहा हो, और कम से कम यूज हुआ और उसमें फेलियर्स बार बार आ रही हो. तो ऐसे सिस्टम्स के लिए एक अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम नेसेसरी है. The second one is large volume of scrap and reject due to unreliable equipment. इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये इस सिस्टम को या इस इक्विपमेंट को या मशीन को या प्लांट को जो है वो एक अच्छे मेंटेनेंस प्रोग्राम की जरूरत है. किस चीज से? कि वो एक ज्यादातर वॉल्यूम ऑफ स्क्रैप प्रोड्यूस कर रहा है और उसके जो पार्ट्स हैं वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू अनरिलायबल इक्विपमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट वो नहीं बना रहा. तो ऐसे सिस्टम को भी जो है वो गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की जरूरत है. थर्ड वन इज राइज इन इक्विपमेंट रिपेयर कॉस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस इन एरिया सच एज रेगुलर लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ worn आइटम और कंपोनेंट. कि जब लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और ये जो worn आइटम्स है इनकी वजह से जो है इक्विपमेंट की रिपेयर कॉस्ट में इंक्रीज हो. आप देखें कि आपके यार ये तो जो सिस्टम है इसके रिपेयर में ही इतना ज्यादा पैसा जाया हो रहा है या लग रहा है, ठीक है ना, तो उससे भी जो है वो एक अच्छे मेंटेनेंस प्रोग्राम की जरूरत है. द फोर्थ वन इज हाई आइडल ऑपरेटर टाइम ड्यू टू इक्विपमेंट फेलियर्स. जो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से जो आपका आइडलर टाइम है, जो फालतू या जाया हो रहा है, वो टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन टाइम. तो ये भी एक साइन है जो कि आपको एक खींचती है कि आपके पास एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन इन कैपिटल इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू अनसेटिस्फैक्टरी मेंटेनेंस. कि आपकी जो
कैपिटल इक्विपमेंट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ की, ठीक है ना, उसमें जो आपकी एक कह दे कि यूजफुल लाइफ है जो मशीनरी की, उसमें कमी है अनसेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस की। तो ये सारे के सारे 5 साइंस हैं जो कि आप कोई भी एक सिस्टम को आप देखें तो आप यू कैन, if any one of these points come in that system, so you can easily detect that these plants or equipment require a good preventive maintenance program. सर ये फिफ्थ वन फिर से बता दें। कौन सा? फिफ्थ वन। फिफ्थ, रिडक्शन इन कैपिटल इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ। देखें, जो आपकी जो मशीन है या जो इक्विपमेंट है, ये जो प्लांट है, उसकी एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ है कि वो इतने टाइम तक काम करके देगा, लेकिन उसकी जो उस लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें कमी आ जाती है ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री मेंटेनेंस। उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, ठीक है ना, जो कि सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री बंदा आता है, उसको बस हाथ मात लगा के उसको थोड़ा बहुत अर्जी ठीक करके चला जाता है, फिर उसकी जो है उसमें फॉल्ट्स आ जाती हैं। तो जो उसकी अपनी प्रोडक्टिव लाइफ है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें रिडक्शन आ जाती है, जो कि आप देखते हो कि यार ये मशीन तो ज्यादातर खराब रहती है और कम ही चलती है, ठीक है ना। सो दैट रिक्वायर्स अ गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। क्लियर? ये सर क्लियर है अभी। हाँ, तो ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बुलेट फॉर्म में याद रखें ना, आसान तरीका ये है कि आप कोई एक पेज लें, उस पे जो मेन टॉपिक है उसकी हेडिंग लिखें, और आप उसको रटा करने की बजाय पहले तो आप लिख लें कि ये इसमें ये बेसिक पॉइंट्स हैं, और उन बेसिक पॉइंट्स को अगर आप याद कर लें तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स को वर्ड बाय वर्ड रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स याद है, सो यू कैन राइट मेनी थिंग्स अबाउट दैट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब आप मेरा तो मशवरा ये है, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी कि आप जो बेसिक हेडिंग है उसको 1 नंबर दे दें, उसमें जो जितनी भी चीजें हैं उसको बुलेट में आप लिख लें, फिर नंबर 2, फिर उसमें बुलेट में, और उसको 2-3 दफा आप रिवाइज करें तो आपको याद हो जाएगा कि पहले पहले जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने ये चीजें पढ़ी थी, ये पॉइंट्स पढ़ी थी, इस पॉइंट्स में ये बातें आती हैं। उसको अगर आप उर्दू में भी दोहराएं, ठीक है ना, और याद कर लें जहन में, तो यू कैन देन कन्वर्ट इट इजीली इनटू इंग्लिश, तो वो आसानी से आप फिर लिख भी सकते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ये सर क्लियर है। ठीक है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना बच्चे? नो सर, इतना खास नहीं बोर हो रहे। आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एस्टेब्लिशिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिससे आप एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम स्टेब्लिश कर सकते हैं? जिसमें कुछ स्टेप्स ये हैं: आइडेंटिफाई एंड चूज एरिया, कि सबसे पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करें या चूज करें कि कहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। आपकी लेट से एक बहुत बड़ा प्लांट है, उस प्लांट में आप जो है वो खास जो पार्ट्स हैं, जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें कि यार ये बाकी चीजें तो इतनी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन अगर ये चीज बंद हो जाए तो इसमें फिर जो है मसला मुझे आ सकता है, मेरी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड चूज द एरिया, कि कौन सी जगह मैंने सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे मैंने आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम अप्लाई करना है, या उसको यहाँ पे देयर इज नीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. So the first step is identify and choose the area. The second thing is identify the preventive maintenance need. कि आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कौन कौन सी नीड्स हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, किस तरह की स्केजुअलिंग करनी पड़ेगी, कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारे के सारे जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नीड में आ जाती है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी नीड्स आपको इसमें चाहिए, ठीक है ना। देन यू हैव टू स्टैब्लिश असाइनमेंट फ्रीक्वेंसी के। अब फिर आप जब आपको आपने एरिया चूज कर लिया, आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की सारी नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, देन यू हैव टू असाइन फ्रीक्वेंसी, असाइनमेंट फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से काम जो है वो कितनी कितनी दफा करने हैं और कितने कितने टाइम बाद करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपने फिर एस्टेब्लिश करनी है कि कौन कौन से काम करने हैं, किस किस जगह पे करने हैं और कितनी दफा करने हैं, ठीक है ना। एंड देन प्रिपेयर द
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट, और फिर आपने उसको उसकी प्रिपेयर करनी है, उसको बकायदा डॉक्यूमेंट में लिखना है कि ये असाइनमेंट्स है, ये चीजें करनी है, ठीक है ना। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन रिटन फॉर्म में ले आएंगे, देन यू हैव टू अप्रूव फ्रॉम योर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, कि हाँ जी मैंने ये आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पे ये चीजें चाहिए, ये काम इतनी दफा होनी चाहिए इस पर्टिकुलरली स्टेशन पे, ये चीजें। तो वो आप अप्रूव करते हैं, क्योंकि आप तो कंपनी में खुद काम कर रहे होते हैं, आप खुद से कोई काम नहीं कर सकते, तो आप अप्रूवल लेते हैं कि जी मैंने ये काम करना है। जब वहां से आपकी अप्रूवल आ जाती है, देन यू परफॉर्म द टास्क। जब आप फिर जब आप एक खास जो आपने एरिया आइडेंटिफाई किया होता है उसमें आप माहिर हो जाते हैं, देन आप आगे फर्दर आगे जाने की सोचते हैं। सो देन यू हैव टू एक्सपेंड द प्रोग्राम एज नेसेसरी। तो फिर जहां जहां पे आप प्रोग्राम अपना एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेट से कहीं पे उससे अगले स्टेशन में भी आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपके विजन है, वो वहां पे क्लियर हो गया, आप उसको आगे फील्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू कैन देन एक्सटेंड योर preventive maintenance program as it is required anywhere, ठीक है ना। तो यही चीजें अगली स्लाइड में हर एक को एक्सप्लेन की हुई हैं, चूंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहरहाल फिर भी हम इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि कुछ चीज आपको मिस ना हो जाए या समझ ना आई हो, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज identify and choose the area. Identify and selection of one or two important areas to concentrate the initial पीएम में कहूंगा बस शॉर्टकट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। सो आपने एक या दो से ज्यादा एरिया जिस पे आपने कंसंट्रेट करना है, जो कि आप इनिशियली पीएम के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। दिस एरिया शुड बी क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ओवरऑल प्लांट ऑपरेशन एंड मेनी एक्सपीरियंसिंग अ हाई डिग्री ऑफ मेंटेनेंस एक्शन। और फिर आपने ये एरिया, ऐसे एरियाज को सिलेक्ट करना है जो कि क्रूशल हो, जो कि बहुत अहम हो, और वो सारे के सारे प्लांट्स पे डिपेंड करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉयलर है, आपकी जनरेशन हो रही है, बिजली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले आपका क्रूशल पार्ट कौन सा है, बॉयलर है जी, टरबाइन है, इस तरह के पार्ट्स जो है जो जिसको आपने कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करनी हो या उसकी मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी हो, तो आपने सबसे पहले जो है सिलेक्शन करनी है क्रूशियल पार्ट्स की, दैट इज नेसेसरी and is playing a successful role in overall plant operations. The main objective of this step is to obtain immediate result in highly visible area as well as to win concerned management support. जब आप ये सही एरिया आइडेंटिफाई करेंगे और आपके पास लॉजिक्स होंगी कि किस तरह आप उसको डिफेंड करते हैं कि यार ये इसकी अगर ये चीजें खराब हो जाती हैं तो इसकी वजह से ये नुकसानात आ सकते हैं। सो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप मैनेजमेंट की सपोर्ट गेन भी कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। द सेकंड वन इज आइडेंटिफाई पीएम नीड्स, डिफाइन द पीएम रिक्वायरमेंट्स कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, देन स्टेब्लिश अ स्केड्यूल ऑफ टू टाइप्स ऑफ टास्क, डेली पीएम इंस्पेक्शन एंड पीरियोडिक पीएम इंस्पेक्शन। The daily PM inspection could be conducted by either maintenance or production personnel. An example of daily PM inspection is to check the wastewater settleable solid concentration. Periodic assignment usually are performed by maintenance worker. Example of such assignments are replacing throwaway filters, replacing dry belts, cleaning steam strap and permanent filter, ठीक है ना। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन कौन सी नीड्स हैं, कितने बंदे चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, ये सारी की सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नीड में आ जाती हैं। तो इसमें ये आपको बताया है कि कुछ टास्क जो होते हैं वो डेली रूटीन में, उसके लिए आपको डेली इंस्पेक्शन की भी रिक्वायर्ड होती है और पीरियडिक भी, ठीक है ना। सो डेली इंस्पेक्शन तो आम जो बंदा उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है तो वो कैन इजीली उसको देख के वो उसको ठीक कर सकता है। इस तरह एक आम वर्कर है, वो आम अपना एक मशीन चला रहा है, लेकिन उसमें कहीं एक फेलियर आ जाते हैं या उसको देखता है कि कहीं पे एक चिप की वजह से जो है वो मशीन स्टॉप हो गई है ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन, तो वो देख के ही उस चिप्स को हटा सकता है, जिससे वो मशीन दोबारा जो है वो रोटेट, जो उसका चक है रोटेट करना शुरू हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो डेली इंस्पेक्शंस में आती हैं। और पीरियाडिक ये है कि उसके लिए आपके पास मेंटेनेंस वर्कर होते हैं और वो
एक खास पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो चक्कर लगाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं जो जो चीजें उन्होंने चेंज करनी हो, जैसे फिल्टर चेंज करना हो, बेल्ट को रिप्लेस करना हो, या स्टीम ट्रैप हो गई, उस स्टीम ट्रैप को क्लीन करना हो ताकि स्टीम जो है वो इजीली फ्लो कर सके, और या परमानेंट फिल्टर को चेंज करना हो। तो इस तरह के काम जो है वो फिर मेंटेनेंस वर्कर करते हैं, जो कि एक एक पीरियडिक टाइम के बाद जो है वो परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज स्टैब्लिश असाइनमेंट फ्रीक्वेंसी। स्टैब्लिश द फ्रीक्वेंसी ऑफ असाइनमेंट्स। आप अपनी टास्क को एक फ्रीक्वेंसी दें कि दिन में कितने दफा करने हैं, एक महीने में इसको कितनी दफा लुक आफ्टर करना है, या लुब्रिकेशन कितने टाइम बाद देनी है। ये सारी की सारी एक्टिविटी आती है फ्रीक्वेंसी में कि हाउ मच टास्क आर परफॉर्म पर डे, पर वीक, और पर मिनट्स कह लें आप। ठीक है ना। सो दिस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग द इक्विपमेंट कंडीशन एंड रिकॉर्ड। Normally, the basis for establishing the frequency is experiencing of those familiar with equipment and recommendation of vendor and engineering. It must be remember that vendor recommendation are generally based on typical usage of item under consideration. और ये जो असाइनमेंट जो आप फ्रिक्वेंटली मतलब उसको फ्रिक्वेंसी देते हैं कि कितनी दफा ऑपरेट करना है और कितने टाइम बाद या कितने अरसे बाद जो है ये परफॉर्म करना है, वो आप वेंडर की रिकमेंडेशन पे भी दे सकते हैं। जो ये चीज आपको भेज रहा है कि वो बेच रहा है और वो आपको कहता है कि जी इसकी एक महीने बाद आप सर्विसिंग करें। जिस तरह आप एसी खरीदते हैं तो वो आपको बताता है कि जी हर जो है वो हर सीजन में जो है इस एसी को आप अगर इसकी आप पूरी क्या करें, इसकी आप सर्विसिंग करें तो ये आपको जो है वो इसके सारे पार्ट्स भी साफ रहेंगे, आपको ठंडी हवा भी देगा, सिस्टम भी ठीक तरीके से चलता जाएगा। ठीक है ना। सो इसी तरह आपने एस्टेब्लिश करने हैं असाइनमेंट फ्रीक्वेंसीज। प्रिपेयर एक मिनट यार, कॉल आ रही है उमर साहब की। चले मैंने उसको मैसेज कर। अच्छा, प्रिपेयर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट। डेली एंड periodic assignments are identified and described in detail then submitted for approval। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट जो है उसको प्रिपेयर करें। जो आपके डेली हैं या पीरियडिक असाइनमेंट्स है उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं और फिर जो है वो अपर मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। जब वो अप्रूव कर देते हैं देन यू हैव टू परफॉर्म दिस task। Scheduling the PM assignment on annual basis। The defined PM assignments are scheduled on the basis of 12-month period। जो कि 12 महीने के 12 जो साल के जो 12 महीने हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप उसको डिफाइन करते हैं। Expand the preventive maintenance program as necessary। After the implementation of all PM daily inspections and periodic assignments in initially selected area, the PM can be expanded to other areas। Experience gained from pilot PM project is instrumental to expanding the program। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब आप उस सिस्टम को जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको आप सक्सेसफुली रन कर देते हैं, देन यू हैव इनफ नॉलेज और एक्सपीरियंस। जैसे हम कहते हैं पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है या जो है वो उससे गेन कर लेता है, देन वो आगे मूव करता है, आगे फॉरवर्ड करता है टू इम्प्लीमेंट इट टू अदर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स और सिस्टम। ठीक है ना, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम पायलट पीएम प्रोजेक्ट इज इंस्ट्रूमेंटल टू एक्सपेंडिंग द प्रोग्राम। क्लियर? कुछ समझ आई? यस सर, क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक मिनट में जरा उमर इब्राहिम साहब को मैसेज करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं। मैं क्या करने वाला था, एक मिनट। ठीक। अच्छा,
फिर हम आते हैं ऑपरेशनल मेंटेनेंस की तरफ से। ये मेरे ख्याल में लास्ट दो स्लाइड्स रहती हैं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस को देखते हैं। व्हाट इज ऑपरेशनल मेंटेनेंस? सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज्ड टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एंड मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। ये भी जो है एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आप टाइप ही ले लें, आप अभी देखेंगे आपको इसमें सच इतना फर्क नजर नहीं आएगा, बट that is category that is a type of preventive maintenance that is used to extend the life of equipment and maximize performance. Operational maintenance is the care and minor maintenance of equipment using procedures that do not require detailed technical knowledge of equipments or system function and design. This category of operational management maintenance normally consists of inspecting, cleaning, servicing, preserving, lubricating, and adjustment as required. Such maintenance may also include minor part replacement that does not require the person performing the work to have highly technical skill or to perform internal alignment. इसको आप एक किस्म का इस तरह ले लें कि ये भी एक चूंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइप है, इसमें क्या होता है कि इसमें माइनर मेंटेनेंस की इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसको आपने ठीक करना होता है, तो उसमें आपकी जो है इंस्पेक्शन भी आ जाती है, क्लीनिंग, सर्विसिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और इसके लिए एक हाईली टेक्निकल बंदा नहीं रिक्वायर्ड होता। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा है जो कि एक लेथ मशीन पे काम कर रहा है, 3-4 साल तक उसने उस मशीन पे काम किया हुआ है, वो उस पे पार्ट्स बना रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उस मशीन का ख्याल भी रखता है, उसको साफ भी करता है, उसको लुब्रिकेट भी करता है, उसकी एडजस्टमेंट भी करता है जो रिक्वायर्ड हो, और उससे वक्त के साथ साथ वो इतना सीख जाता है कि उसमें कई छोटे मोटे फॉल्ट आए तो वो खुद ब खुद उसको ठीक करता है, और उसके लिए वो हाईली टेक्निकल बंदा रिक्वायर्ड नहीं होता, वो खुद ही उसको ठीक कर पाता है, ठीक है ना। तो ये एक किस्म की जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल मेंटेनेंस, ठीक है ना। एज इसमें अच्छा, such maintenance may also include minor part replacement that does not require the person performing the work to have highly technical skills or to perform internal alignment. As term implies, operational maintenance is performed by the operator of the equipment, जो कि ज्यादातर जो ऑपरेटर है उस इक्विपमेंट को चला रहा है वही परफॉर्म करता है, जिसमें क्या है, its purpose of threefold is to make the operator aware of state of readiness of equipment। वो ऑपरेटर को अवेयर करता है या अवेयरनेस होती है उसको अबाउट द रेडीनेस ऑफ इक्विपमेंट, कि ये इक्विपमेंट अब वर्किंग की कंडीशन में है कि नहीं, to reduce the delay that occur if a qualified technician had to be called every time a simple adjustment were needed। Let's say आपकी मशीन, आपकी जो डिपार्टमेंट, जो आपके सेक्शन है, वहां पे कोई फॉल्ट आता है और बार बार वो फॉल्ट आता है, और उस बार बार फॉल्ट को ठीक करने के लिए आप बंदे को, हाईली स्किल्ड बंदे को बार बार बुलाते हो। अब जाहिर है उसने किसी, वो कहीं इंगेज होगा किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में भी कोई मेंटेनेंस का काम आ सकता है, वो वहां गया हो, और आप उसका वेट करते रहे कि जब तक वो ना आए तो हमें उसको, मतलब ये बंद रहे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा टाइम वेस्ट होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डाउन टाइम, तो वो चूंकि उसको इतनी नॉलेज हो जाती है, ठीक है ना, या वो सीख लेता है वक्त के साथ साथ, और वो खुद ही वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मशीन इनटू इट्स वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है ना। तो एक मकसद ये भी है। एंड द थर्ड वन इज टू रियलाइज टेक्नीशियन फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्क, और वो एक टेक्नीशियन को इससे रियलाइज भी होता है कि वो अपने आप को रेडी रखे इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क के लिए। जाहिर है जब एक उसमें फेलियर्स या कहीं पे मसले आते हैं तो वो टेक्नीशियंस को पता होता है कि इस मशीन में ये फॉल्ट्स है, ये फेलियर आई हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आइंदा से एहतियात से काम करता है और कोशिश करता है कि वो खुद ही बखुद इसको हैंडल कर सके या टैकल कर सके। This form of preventive maintenance can be performed in any setting where machines, equipment, vehicles are used. This may include manufacturing plants and factory as well as automotive shop. In many commercial buildings, heating and cooling engineers perform operational maintenance tasks on furnace, boiler and condition। ये जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक टाइप है, ये किसी जगह पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे मशीन्स हो, गाड़ी हो, इक्विपमेंट्स हो, ठीक है ना। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी आ सकती हैं, फैक्ट्री भी आ सकती हैं, ऑटोमोटिव शॉप भी आ सकती हैं, क्योंकि आप वो बंदा उस जहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना, तो वो वक्त के साथ साथ सीखता रहता है, ठीक है ना।
तो जिस तरह अगर आप देखें कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं हीटिंग या कूलिंग के लिए, ठीक है ना, तो उसमें भी इंजीनियर्स अवेलेबल होते हैं जो कि उनका काम होता है कि वो साथ साथ उसको मॉनिटर करते रहे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको ठीक कर सके। लेकिन अगर आप ऐसे ही जो फेलियर्स या ऐसे कई मसले आ जाते हैं जो कि उनसे उनकी बस से बाहर होते हैं, देन दे कॉल द मेंटेनेंस स्टाफ जो है, उनको बुलाते हैं और फिर वो जो है उसकी बकायदा रिपेयरिंग होती है। लेकिन अगर वो खुद ठीक कर पाए ड्यूरिंग मॉनिटरिंग, चूंकि वो सिस्टम से अवेयर हो जाते हैं, इनका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो खुद ब खुद इसको ऑपरेट करने लगते हैं। सो दैट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। Some operational maintenance responsibility can be as simple as inspecting the machine to spot any change or issue. कुछ operational maintenance responsibility इतनी आसान होती है जैसे कि मशीन को देखना या उसमें कहीं कोई issue जो है उसको स्पॉट करना, क्योंकि जब एक बंदा जाहिर है, एक बंदा एक ऑपरेटर एक मशीन को एक सिस्टम को चला रहा होता है तो उसको सिस्टम का पता होता है। लेकिन अगर सिस्टम में कहीं पे भी कोई आवाज या कोई गड़बड़ आ जाए तो उससे अंदाजा हो जाता है कि यार इसमें कुछ मसला है। जिस तरह हम नॉर्मली अपनी गाड़ी यूज करते हैं, तो एक गाड़ी बंदा अपनी गाड़ी यूज करता है, लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी एक अनएक्सपेक्टेड आवाज सा या कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो फिर कहता है कि यार पहले तो ये गाड़ी सही चलती थी, कोई भी आवाज नहीं थी, लेकिन अब इसमें कुछ आवाज सी आ रही है, कहीं पे कुछ ना कुछ मसला है। सो इससे क्या होता है, दिस अलाउ द ऑपरेटर टू डिटेक्ट अ पोटेंशियल डेंजर सच एज लूज फास्टनर्स और डेब्रिस दैट कंटिन्यू टू contribute to an accident. Basic cleaning including removing debris or excess grease from a machine is also considered part of operational maintenance. So ये चीजें जो है, ये ऑपरेशन जो कि अभी मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी ऑपरेशनल मेंटेनेंस में आती हैं। Depending on type of equipment in use, operation may be also responsible for replacing worn out filters or cartridge, or removing and replacing a worn belt, cutting tools, or grinding stones. Operational maintenance may entail keeping machinery well lubricated to reduce risk or friction or failure. Many basic machine adjustment needed during the course of operation also fall within this category of preventive maintenance. So जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्लेस करना फिल्टर्स को, कार्ट्रेज को, या चीजें जो टूटी हुई चीजें उनको हटाना, कटिंग टूल्स, ग्राइंडर, ये सारी की सारी जो है ऑपरेशनल मेंटेनेंस में आती है, जो कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी बंदा जो है वो उनको ऑपरेट करता है और उसको रिमूव करता है। ये सारी की सारी ऑपरेशनल मेंटेनेंस की कैटेगरी में आती है। द लास्ट पैराग्राफ इज business enjoy a number of advantage where they train equipment operator to handle basic maintenance task. वो बिजनेस जिसमें आप अपने ऑपरेटर्स को, जो कि वो सिस्टम को चला रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं, उसमें आप उस ऑपरेटर को ट्रेन करते हैं कि आप किस तरह मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करेंगे, क्या क्या आप कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं मशीन के हवाले से। तो वो बिजनेस जो है वो ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाता है एज कंपेयर टू कि आपने वर्कर भी रखे हों और अलग जो है वो मेंटेनेंस के लिए भी बंदे रखे हुए। तो व्हाई नॉट एक बंदे से दो काम लिए जाए, उनको सिस्टम को भी ऑपरेट करे और उनको सिस्टम की नो हाउ भी हो और वो उसको रिपेयर करने की सलाहियत भी रखे। सो ये कह रहे हैं कि business enjoys a number of advantages when they train equipment operator to handle basic maintenance tasks. As the primary user of machine, the operator generally knows the unique feature and quality of machine better than anyone else and is better equipped to spot potential problem or changes. By keeping the machine clean and operating smoothly, he can help reduce accident and danger to himself and other. Operational maintenance also reduce the likelihood means the probability that machine will break down, which help prevent delay. Finally, by teaching the operator to handle basic tasks, the company cannot only save money on repair bills but also extend the life of equipment to cut replacement cost over time. समझाने की जरूरत है कि नहीं इन वर्ड्स की? आपको समझ आ गई? बहुत सादा अल्फाज में लिखे हुए हैं। ये सर क्लियर हो गया तकरीबन, इजी है सर। समझ आ गई है ना आप लोगों को? ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोई क्वेश्चन अभी भी, मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें।
एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू फॉर द क्लास एंड आई एम गोइंग टू ऑफ द और स्टॉप द रिकॉर्डिंग।